हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 13 जिसमें हम बात करेंगे चंदेल और प्रतिहार वंश। तो जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा कि चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए चंदेल वंश की अगर हम राजधानी की बात करें, सबसे पहले तो संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू को माना जाता है और ये जो चंदेल थे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। राइट। अब बात यहाँ पे आती है कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी। तो इनकी राजधानी खजुराहो थी। ऑप्शन हम बी को टिक करें। ठीक है। चंदेल वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी खजुराहो थी, जो अपने भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स जैसे कि मेंशन कर दिया। प्रारंभिक राजधानी इनकी खजुराहो थी। चंदेल वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने 9वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड क्षेत्र यानी इसे हम जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था प्राचीन में। तो याद रखिएगा कि जजाक भुक्ति किसे कहते हैं, बुंदेलखंड को कहा जाता है। कई बार ये पेपर में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। वे मुख्य रूप से अपनी स्थापत्य कला विशेष रूप से खजुराहो के मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि चंदेल वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नन्नू को माना जाता है। ऑप्शन सी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है ये प्रश्न। तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या बनता है, चंदेल वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो बुंदेलखंड पर, यानी कह सकते हो जजाक भुक्ति। चंदेलों ने अपने शासनकाल में खजुराहो में नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है, यानी खजुराहो में नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो हिंदू और जैन। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे पढ़ पाएंगे खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर अपनी जटिल मूर्ति कला और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। अगर हिंदू मंदिर की बात करें तो खजुराहो में अधिकांश मंदिर हिंदू देवताओं जैसे शिव, विष्णु, सूर्य को समर्पित है। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है। ठीक इसी तरह से देखा जाए जैन मंदिर के बारे में तो यहाँ जैन तीर्थंकर को समर्पित भी कई महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे कि पार्श्वनाथ मंदिर। यह दर्शाता है कि चंदेल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्हें विभिन्न संप्रदायों को संरक्षण दिया था। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखना है कि हिंदू और जैन। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि किस चंदेल शासक ने गजनी के महमूद के आक्रमणों को सफलतापूर्वक पीछे धकेला था। तो वो शासक कौन थे, महाराजा राव विद्याधर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परमल रासो, ठीक है, परमल रासो ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो परमल रासो जो ग्रंथ है इसके रचयिता किसे माना जाता है। तो जगनिक को माना जाता है। ऑप्शन बी जगनिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए परमल रासो और जगनिक के बारे में अगर हम संबंध देखें तो जगनिक चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव यानी परमाल के दरबारी कवि थे। परमल रासो जिसे अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है, चंदेलों और उनके सेनापतियों विशेष रूप से 2 वीर भाइयों अल्लाह और उदल के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन करता है। इसी तरह से यह ग्रंथ मूल रूप से काव्य के रूप में रचा गया था और इसकी वीर गाथाएं आज भी उत्तर भारत में लोक गीतों तथा कथाओं के रूप में बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि अल्लाह खंड किस ग्रंथ का शेष बचा है। तो अभी जस्ट हमने क्या बात किया, परमल रासो का। ठीक है, परमल रासो, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, परमल रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे। देखिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अगर लेखक की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा चंदर बदाई। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, चंदर बदाई। अगर आप बिहार एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में मैंने बिहार एसआई के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्रॉपर प्री से लेकर के मेंस तक की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जा रही है। डेली बेसिस पर होमवर्क दिया जा रहा है और सभी नोट्स, सभी पीडीएफ, सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। मतलब एक तरह से आपको एकदम सेपरेट बैच में सारी चीज़ें एकदम शुरुआत से लेकर के एंड तक कराया जाएगा, प्री से लेकर के मेंस तक ले जाया जाएगा, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और 599 का एक बेहतरीन बैच है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, तो आप इस बैच को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए अगर आप बिहार एसआई के लिए सीरियस हो, अपनी वर्दी के सपने को पूरा करना चाहते हो। बाकी आप कहीं से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, करेक्ट आंसर यहाँ पे चंद्र बदाई हो जाता है। ननुक के समय खजुराहो को क्या कहा जाता था? ननुक जो कि चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, तो उस वक्त खजुराहो को खजूर वाटिका या फिर खजूर का बगीचा कहा जाता था। ऑप्शन ए। ननुक किसके सामंत थे? तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि जो चंदेल थे वो प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, तो सी करेक्ट है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि नागभट्ट प्रथम, इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी से इस राजवंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी अवंती यानी उज्जैन थी। उन्होंने सिंध के अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोका, जिससे उनकी शक्ति स्थापित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना हमेशा पूछा जाता है, जो कि कर्पूर मंजरी के बारे में आपने नाम सुना होगा। इन्हीं की रचना है राजशेखर की, और ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। महेंद्रपाल प्रथम, यहाँ पर मैंने सब कुछ इसके बारे में लिख रखा है। राजशेखर संस्कृत साहित्य के एक महान विद्वान, कवि और नाटककार थे। वह मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महीपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सकेंगे कि महेंद्रपाल के संरक्षण में राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की। यहाँ पे देख सकते हैं कर्पूर मंजरी, जो कि बहुत ही फेमस है, हमेशा पूछा जाता है। काव्य मीमांसा भी याद रखिएगा, बाल रामायण, बाल भारत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था? तो देखिए, नागभट्ट प्रथम को दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने पराजित किया। ऑप्शन ए। पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर बंग और गौड़ पर किसने अधिकार कर लिया? बंग का मतलब बंगाल। तो वत्सराज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा वत्सराज। पढ़ पाएंगे अच्छे से, देखिए सब कुछ। वत्सराज व गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। बंग और गौड़ पर अधिकार। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित कर उसे राज्य यानी बंगाल और गौड़ के कुछ हिस्सों पर थोड़े समय के लिए अधिकार कर लिया था। यह घटना त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा थी, जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच चल रहा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थी। तो यहाँ पे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किसके लिए नियंत्रण पर? तो कन्नौज के नियंत्रण के लिए संघर्ष चल रहा था। अब अगर हम बात करें कि परिणाम क्या हुआ, तो हालांकि वत्सराज की जीत स्थायी नहीं थी, क्योंकि उसे जल्द ही राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित कर दिया, जिससे धर्मपाल को फिर से एक मजबूत होने का अवसर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो चक्रा युद्ध यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी चक्रा युद्ध। देखिए, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शक्तिशाली शासक था। कन्नौज पर उस समय चक्रा युद्ध का शासन था, जो पाल शासक धर्मपाल के संरक्षण में था। नागभट्ट द्वितीय ने पहले चक्रा युद्ध को पराजित किया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया, जिससे यह प्रतिहारों की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और बाद में स्थायी राजधानी बन गई। ठीक है, इसके बाद नागभट्ट द्वितीय का सीधा संघर्ष पाल शासक धर्मपाल से हुआ, जिसे उसने मुंगेर यानी बिहार के पास पराजित किया। हालांकि बाद में उसे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने हरा करके मालवा तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया? तो क्या देखा हमने अभी? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का नाम हमने देखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक में मिहिर भोज का नाम आता है। ऑप्शन ए। मिहिर भोज लगभग जो कि 836 से 885 ईस्वी तक गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। उन्हें प्रतिहार शक्ति को उन्होंने प्रतिहार शक्ति को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाने का श्रेय इनको दिया जाता है। इनके समय में काफ़ी तरक्की किया प्रतिहारों ने। साम्राज्य विस्तार में अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल की सीमा से लेकर के पश्चिम में सिंध तक फैलाया। उपाधियों अगर हम देखा जाए तो उन्हें
आदिवरा और प्रभात की उपाधि धारण की थी, जो उनके सिक्कों और अभिलेखों पर अंकित है। एक अरब यात्री भी आता है इनके समय में, ध्यान रखिएगा कि यात्री सुलेमान, उनके शासनकाल में भारत का दौरा किया, जो भोज के साम्राज्य को भारत के सबसे शक्तिशाली बताया। सुलेमान ने मिहिर भोज की सेना और राज्य की समृद्धि की प्रशंसा भी की थी। तो यहाँ से आपको बस ये याद रखना है कि कौन यात्री आया था, सुलेमान आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राजवंश ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया? तो कनौज को अपनी राजधानी प्रतिहार राजवंश ने बनाया था, ऑप्शन ए। किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक नारायण पाल एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित कर कनौज को अपनी राजधानी बनाई? तो ये था मिहिर भोज, ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ली थी? आदिवरा की उपाधि किसने ली थी? मिहिर भोज ने। ऊपर हमने देखा था ना, आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज, प्रताप की उपाधि इसने धारण की थी। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान जो भोपाल शहर है इसका निर्माण कराया था, शहर का बनवाया था? तो वह मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज ने बनवाया था। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया हुआ था? तो ये 9वीं शताब्दी के मध्य, ऑप्शन सी। सुलेमान और भारत में उसका आगमन देखा जाए तो सुलेमान ने लगभग 851 ईस्वी में भारत का दौरा किया, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में पड़ता है। दौरा किए गए शासक में अगर देखा जाए तो उसने मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज लगभग 836-885 और दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के राज्यों का वर्णन किया है। विवरण अगर देखें तो सुलेमान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज के साम्राज्य को भारत में सबसे शक्तिशाली बताया और उसकी सेना तथा उसकी समृद्धि की बहुत ही प्रशंसा की थी। ऊपर में भी हमने ये चीज़ देखा। बाल रामायण और कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बाल रामायण और कर्पूर मंजरी, यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर राजशेखर, जो कि महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नागभट्ट जो है वो यहाँ पे प्रतिहार के ये एक शासक थे, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने यहाँ पर चंदेल और प्रतिहारों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। और इस 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से कराया। और अगर हम देखें तो इस ट्रेंडिंग टॉपिक में एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ तक मैं रखता हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थे एंशिएंट हिस्ट्री से, वो सभी टॉपिक मैंने यहाँ पे लगभग करा दिए। अब हम इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फटाफट आप कमेंट करके ये बताइए कि पहले मेडाइवल हिस्ट्री देखना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करें। आप कमेंट करके बताइए, और क्योंकि ये हम ट्रेंडिंग टॉपिक से ही लेंगे, क्योंकि 100+ मैंने क्वेश्चन 100+ टॉपिक सेलेक्ट करके रखे अलग अलग सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर 13 टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बता दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप बिहार एसआई के बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको हमारी बैच दिख जाएगी, उसे आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।